स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। और हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी और एससीईआरटी की किताबें 6 से 12 तक। मैंने कहा था आप सभी को पढ़ाया जाएगा। और प्राचीन इतिहास क्लास 6 में दिया हुआ है पूरा का पूरा। तो हम लोगों ने अभी तक क्लास 6 का 2 चैप्टर कंप्लीट किया है और आज हम लोग का तीसरा चैप्टर है। तो चैप्टर 3 हम लोग को आज पढ़ना है और इसमें बेसिकली हम लोग को पढ़ना है हड़प्पा सभ्यता, नदी घाटी की सभ्यता। और उसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता या फिर जिसको आप सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। नदी घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। तो इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इसलिए ध्यान से पढ़ना है। क्लास 6 का है, ये सोचकर इसको छोड़ना नहीं है, ओके। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें अक्सर एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं और जब आप किताब खोल कर देखते हैं तो कहते हैं तो क्लास 6 में दिया है, क्लास 7 में दिया है। आज कुछ लोग गांव में रहते हैं तो कुछ नगरों में, शहरों में। दोनों ही जगह के रहन सहन में कुछ समानताएं होती हैं और कुछ अंतर भी। क्या आपको पता है कि आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व भी भारत में नगर थे? आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इन प्राचीन नगरों का निर्माण लगभग आज कल की सुनियोजित नगर निर्माण योजना की तरह होता था। ऐसा उस समय के अवशेष बताते हैं। तो ये जानकर आपको बहुत आश्चर्य होगा कि भारत में प्राचीन काल में भी नगर हुआ करते थे। जो अंग्रेज़ हमारे यहाँ आए थे, हम पर कब्जा किए थे और हम लोग को कह रहे थे कि हम आपको सभ्य बनाएंगे, सभ्यता सिखाएंगे, अच्छे से रहना खाना पीना जीना सिखाएंगे। उनको शायद ये पता नहीं है कि भारत में प्राचीन काल में ही नगर विकसित हो गए थे। जब अंग्रेज़ों को पहनना खाना पीना रहना नहीं आता था, ओके, उनको कपड़े कैसे पहनना ये भी नहीं आता था, तब हमारे भारत देश में महान नगरीय सभ्यता विकसित थी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता, ओके। उस समय हम लोग नगरों की तरह रहते थे। जैसे आज नगर है, मुंबई नगर, दिल्ली नगर, लखनऊ नगर है, ऐसे पहले भारत में नगर थे, ओके। तो अभी यहाँ पर उसके बारे में पूरा बताया जाएगा। विश्व की प्राचीन नगर सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे हुआ है। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। अधिक अन्न उत्पादन ने व्यापार को बढ़ावा दिया। देखिए, जितनी भी प्राचीन सभ्यताएं हैं, चाहे वो मिस्र की सभ्यता हो, मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, या फिर चीन की सभ्यता हो, या फिर अपनी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता हो, ओके। तो जितनी भी सभ्यताएं थी, उन सभी का विकास नदियों के किनारे हुआ है। नदी के किनारे होने के कारण खेती के लिए पानी की उपलब्धता ने अधिक अन्न उत्पादन में मदद की। अब जब नदियों के किनारे नगर बस गए तो नगरों में कृषि करने के लिए, यानी कि उस समय नगर ऐसा आज के एकदम नगर जैसा नहीं था, एकदम सेम टू सेम, लेकिन आज ही के नगर जैसा मिलता जुलता था। तो उसमें लोग कृषि भी करते थे। तो अब कृषि के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती है, तो पानी नदियों से मिल जाता था। और भी जो घरेलू कामकाज हैं, पीने के लिए, नहाने के लिए, उसके लिए भी तो पानी की आवश्यकता होती है। तो पानी इनको आसानी से मिल जाता था नदी के किनारे विकसित होने के कारण। इसलिए सारे नगर प्राचीन काल में, आप कोई भी नगर देखेंगे तो वो नदियों के किनारे ही बसते थे। आज भी आप मुंबई, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ नगरों को देखेंगे तो नदियों के किनारे बसे हुए हैं। जैसे लखनऊ की बात करें तो ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम कानपुर की बात करें तो गंगा नदी के किनारे। दिल्ली की बात करें तो यमुना नदी के किनारे बसा है, ओके। सारे नगर आज भी कहीं ना कहीं नदी के किनारे ही विकसित होते हैं, ओके। अधिक अन्न उत्पादन ने व्यापार को बढ़ावा दिया। अब पानी की वजह से कृषि अधिक हुई, मतलब अन्न अधिक उत्पादन हुआ, तो उससे व्यापार को भी बढ़ावा मिला, जिससे नगरों का विकास संभव हो सका। तो आपसे पूछ सकता है भाई कि नगरों का विकास नदियों के किनारे ही क्यों हुआ, तो बता देना। क्योंकि नदी के पानी से कृषि में सहायता मिलती थी और घरेलू कामकाज, पीने में, बहुत सारी चीज़ों में नदी के पानी का यूज़ किया जाता था। इसलिए नगर कहाँ बसे, नदियों के किनारे। व्यापार के लिए जल मार्ग सुलभ था, यानी कि नदियों में नाव को चला करके व्यापार भी होता था। साथ ही नदी मार्ग से व्यापार सस्ता, आसान और सुरक्षित था। अब नदी से जो व्यापार करते थे तो ये सस्ता भी था, मतलब, और सुरक्षित भी था। जैसे यहाँ चोर डाकुओं का उतना डर नहीं रहता था, आसान भी था,
बहुत ज़्यादा तेल पेट्रोल जो भी उस समय था साधन वो ज़्यादा नहीं लगता था ना, तो ये आसान भी था। नगरीय जीवन में अब कृषि की अपेक्षा अन्य काम धंधों को अधिक महत्व मिला। इन काम धंधों के विकास के लिए प्राकृतिक कच्चे माल की उपलब्धता तथा उससे निर्मित वस्तुओं ने नगरीय जीवन को और उन्नत बनाया। फलस्वरूप विश्व में पहली बार अलग अलग नदियों के किनारे नगरीय सभ्यता का विकास हुआ, जिनमें सिंधु नदी के तट पर विकसित हुई हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित है? सिंधु नदी के तट पर। ओके, सिंधु नदी के किनारे। तो अब हम लोग को वही पढ़ना है, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1520 ईसा पूर्व। इसमें देखिए डेट में थोड़ा बहुत परिवर्तन आपको मिल सकता है। जब आप कोई दूसरी बुक पढ़ेंगे या तीसरी बुक पढ़ेंगे तो डेट में थोड़ा बहुत अंतर आपको मिल सकता है। ओके, तो ये बेसिकली सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई थी ये सभ्यता, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं। कैसे हुई खोज? सन 1921 ईस्वी की बात है, जब भारत में अंग्रेजों का राज था, आप सभी लोग जानते हैं। इसी वर्ष पुरातत्वविदों ने पंजाब राज्य में या पंजाब प्रांत में हड़प्पा नामक स्थल की खोज की। ओके, तो सबसे पहले किस स्थल की खोज हुई? हड़प्पा नामक स्थल की खोज 1921 में हुई। इस स्थल से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से पुरातत्वविदों को ज्ञात हुआ कि यह एक नगरीय सभ्यता के अवशेष है। इसी प्रकार सिंध प्रांत में एक और गांव मिला जिसको लोग मोहनजोदड़ो कहते थे। तो पहली जो सभ्यता थी, यानी कि जो पहला नगर था वो हड़प्पा था, और जो दूसरा नगर खोजा गया वो मोहनजोदड़ो था। और मोहनजोदड़ो का मतलब होता है मृतकों का टीला। यहाँ से भी नगरीय सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए। तो 2 नगरों की अभी तक खोज हो चुकी है, यानी कि पहला आपका नगर था हड़प्पा, जिसके कारण इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा गया, क्योंकि पहला खोजा गया नगर हड़प्पा ही था। फिर इसके बाद एक और नगर की खोज होती है मोहनजोदड़ो, और मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। ओके, तो यहाँ सबसे नगरों के अवशेष मिले हैं। अवशेष मतलब बचे कुचे टूटे फूटे जो चीज़ें हैं वो सब मिली हैं, चाहे इमारतें हों या फिर कोई वस्तुएं हों, तो इन सबको मिलाकर के अवशेष कहा जाता है। हड़प्पा नामक स्थल से इस सभ्यता के अवशेष सबसे पहले मिले थे, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया है। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले किस नगर की खोज हुई थी? हड़प्पा नगर की। ओके, इसलिए इस सभ्यता को हमने नाम दे दिया हड़प्पा सभ्यता। पुरातत्वविदों ने इन स्थलों की विस्तृत खुदाई की तो नीचे दबा हुआ पूरा का पूरा शहर मिला। ओके, एक पूरा का पूरा नगर ही मिल गया जब धीरे धीरे खुदाई होती रही। अब आगे देखिए, नगर ही नगर, मतलब 1 2 3 नगर नहीं थे, बहुत सारे नगरों की खोज हुई। धीरे धीरे आगे और खोज हुई, कई जगहों पर खुदाई की गई तो पता चला कि उस समय 1 नहीं 2 नहीं कई नगर थे। ये नगर सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में बसे हुए थे। इस सभ्यता के कुछ क्षेत्र आज पाकिस्तान में हैं, भारत में रोपड़ पंजाब में है, कालीबंगा राजस्थान में जो है, और लोथल गुजरात में, दैमाबाद महाराष्ट्र इस सभ्यता से संबंधित मुख्य पुरास्थल हैं। तो यानी कि कई नगरों की खोज हुई, जिसमें से जैसे रोपड़ जो नगर है इसकी भी खोज हुई थी, और ये इसमें पंजाब में है। कालीबंगा मिला, लोथल मिला, दैमाबाद, ये सारे नगर थे उस समय, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित ये सब नगर थे। और भी बहुत सारे नगरों की खोज हुई थी, लेकिन इसमें क्लास 6 में बहुत कम नगर दिए हुए हैं। तो इतना आपको पढ़ना है कि क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाएंगे, लोथल कहाँ स्थित है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, रोपड़ कहाँ स्थित है, ऐसा पूछ लिया जाता था, किस राज्य में स्थित है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। ओके, तो बहुत सारे नगरों की खोज हुई धीरे धीरे। मेरठ उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर आलमगीरपुर पूरा स्थल स्थित है, ये भी इसकी भी खोज हुई थी। ओके, तो उत्तर प्रदेश का ये जो शहर है आलमगीरपुर, ये हिंडन नदी के तट पर स्थित है, और ये भी सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नगर है। इस पुरा स्थल से हड़प्पा कालीन मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि भाई हड़प्पा कालीन बर्तन कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आलमगीरपुर से, जो कि उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। नगरों की विशेषताएं भी बताई गई हैं कि मतलब उन नगरों की क्या विशेषताएं थी। हड़प्पा कालीन नगरों का निर्माण एक निश्चित योजना के आधार पर किया गया था। सड़कें चौड़ी थीं तथा वे छोटी छोटी सड़कों एवं गलियों से जुड़ी हुई थी। सड़कें पूरब से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थीं।
सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ बनी थी। हर घर की नाली बड़े नालों से मिल जाती थी। हर नाली में हल्की सी ढाल होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। इससे पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग सफाई और स्वच्छता के प्रति जागरूक थे। ओके। तो जो सड़कें थीं वो एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, मतलब चौड़ी सड़कें थीं और छोटी छोटी सड़कें एवं गलियों से जुड़ी थी। जो छोटी छोटी सड़कें एवं गली हैं वो आकर के बड़ी गली से जुड़ जाती थी। ओके। सड़कें पूरब से पश्चिम की ओर तथा उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी, मतलब मैंने बताया ना समकोण पर काटती थी सड़कें एक दूसरे को। सड़कों के किनारे पक्की नालियाँ बनी हुई थी और वो नालियाँ ढकी भी हुई थी। ये आप देख सकते हैं नालियाँ साफ़ करते हुए। तो ये सारी नालियाँ ढकी हुई थी ताकि गंदगी न फैले, वातावरण स्वच्छ रहे। तो ये लोग ऐसा लगता है कि भाई कि ये लोग साफ और सफाई और स्वच्छता का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, उसके प्रति जागरूक थे। इसीलिए कहते हैं कि ये जो नगर थे आज के नगरों से काफ़ी मिलते जुलते हैं। अब भवन निर्माण की विशेषताएं भी यहाँ बताई गई हैं कुछ। उत्खनन में कई तरह की बड़ी बड़ी इमारतें मिली हैं जो आयताकार थी। कई 2 मंजिला घर थे तो कुछ छोटे छोटे घर थे। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं अन्य स्थलों की खुदाई से पता चलता है कि हड़प्पा कालीन भवनों का निर्माण एक सुनिश्चित योजना के अंतर्गत किया गया था। प्रत्येक घर के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए होते थे। प्रत्येक घर में रसोई घर, शौचालय, स्नानाघर का उचित प्रबंध था। 2 मंजिला मकान के में ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी। तो घर भी आज के जैसे ही बने थे, यानी उन घरों में शौचालय हुआ होता था, कुआं होता था, नहाने वाला होता था, बीच में स्नानागार जिसको बोलते हैं, अभी मैं आपको बताऊंगा। विशाल स्नानागार भी मोहनजोदड़ो से मिला है। तो ये सारी चीज़ें उपलब्ध थी और फिर 2 मंजिला इमारतें थी, मतलब ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ भी बनी हुई थी। चित्र में आप यहाँ पर देख सकते हैं। चित्र में देखिए, दीवारें देखिए। पहली बात, ये जो 4 दीवारी है ना, इसको दीवार कहते हैं। तो यहाँ आपको स्पष्ट दिख नहीं रहा होगा। 4 दीवारी है, फिर कुआं है, शौचालय है, सीढ़ियाँ हैं, दूसरी मंजिल है और आंगन है। तो ये सब कुछ बना है, मतलब आज के नगरों जैसे जैसे आज के नगर में जो घर बनते हैं बिल्कुल उसी तरह ये भी घर थे। सब कुछ है, मतलब उसमें आप देख ही लीजिए शौचालय का प्रयोग लोग करते थे। ओके। तो ये बहुत बड़ी बात है। दीवारें पक्की ईंटों की बनी हुई हैं। इससे आप पता चलता है कि उस समय ईंट पकाने की भट्टियाँ भी रही होंगी, यानी बड़े बड़े भट्ठे भी रहे होंगे। जैसे आज ईंट पकाने के लिए भट्टे होते हैं वैसे उस समय भी रहे होंगे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों की खुदाई में पक्के घरों के अलावा बड़े बड़े गोदाम मिले हैं। आसपास के गांवों से अनाज इकट्ठा करके इन्हीं गोदामों में रखा जाता था। घरों और गोदामों के अलावा मोहनजोदड़ो में एक विशाल यानी कि बड़ा सा पक्का स्नानागार मिला है। मैंने आपको बताया था स्नानागार यानी नहाने का स्थान। ओके। इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। स्पष्ट उतना चित्र है नहीं, आप देखिए। तो यानी कि जैसे आज राजा महाराजाओं के घर या बड़े बड़े लोगों के महलों के अंदर पहले क्या होता था, जो पहले राजा महाराजा होते थे उनके महलों के अंदर एक स्नानागार यानी नहाने का कक्ष बना होता था और उसमें रानी महारानी जो भी महल की होती थी औरतें वो नहाती थी। तो ऐसे ही सिंधु घाटी सभ्यता में जो नगर मिले हैं और जो घर मिला है वहाँ पर, उन घरों में, उन महलों में विशाल स्नानागार होते थे जहाँ पर औरतें नहाती थी। ओके। तो सब कुछ व्यवस्था थी उस समय। आवाज़ उतनी अच्छी आ नहीं रही होगी क्योंकि ये सर्दी है ना, तो एकदम नाक पूरा बंद है, सांस किसी तरह से ले जा रहा है। सोचिए और बताइए ऐसा क्यों लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के नगर बहुत सोच विचार कर बनाए गए थे। तो ये सोचिए आप कि भाई आप देखिए शौचालय, कुआं, आंगन 2 मंजिला, नालियाँ ढकी हुई, सड़कें चौड़ी, एक दूसरे को समकोण पर काटती है। तो ऐसा सोच समझकर कुछ बनाया गया होगा ना। तो बहुत एक प्रकार से उस समय लोग बहुत ज़्यादा, हम कह सकते थे, जागरूक थे। फिर है शहर के लोगों को बड़े गोदामों में अनाज भरकर रखने की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी। तो बेसिकली देखिए व्यापार होता था उसमें, तो व्यापार के लिए अब घर घर तो जाएंगे नहीं सामान लेने, तो क्या होता था सारे घरों से जो भी अनाज होता था उसको ला करके इकट्ठा करके गोदाम में रखते थे, फिर व्यापार हो जाता था उसका, इधर से उधर लेन देन हो जाता था। तो ये सब सोचने की बात है। अब लोग सोचिए
रहन सहन कैसा था? चावल गेहूँ और जौ हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। तो चावल गेहूँ और जौ ये हड़प्पा वासियों के मुख्य भोज्य पदार्थ थे। ये लोग सूती एवं ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र पहनते थे। यहाँ के निवासी जौ कपास मटर तिल और चावल की खेती करते थे। ये सब आपको पढ़ना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो इतिहास है वो धीरे धीरे उसमें आप मजबूत हो जाएंगे। ऊंचे कंधों वाले बैल गाय भैंस बकरी भेड़ सुअर हाथी और ऊंट इनके पालतू पशु थे। हार कंगन पाजेब जिसको हम पायल भी आज कहते हैं बाली अंगूठी उनके प्रिय आभूषण थे। मक्का बनाने का कारखाना चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ है। आप भी मिट्टी के मनकों से आभूषण बनाइए। ये आपको होमवर्क दे रहा है। देवी देवता की किस देवी देवता की पूजा करते थे ये भी यहाँ पर बताया गया है। अगले पृष्ठ के बाएं हाथ पर बनी मूर्ति को देखिए। संभवतः यह मूर्ति या मिट्टी की मूर्ति उन लोगों की देवी की मूर्ति थी। पत्थर के चौकोर पट्टे पर एक आकृति के सिर पर भैंस के सींग का चित्र है। अभी मैं अगर चित्र होगा तो उसको दिखाता हूँ। उसके चारों तरफ कई जानवर बने हैं। यह कोई देवता रहे होंगे। संभवतः सिंधुवासी इन्हें पशुओं का देवता मानकर पूजते थे। ये देखिए यहाँ पर चित्र दिए हुए हैं देवता और मातृ देवी। ये बाएं तरफ आप देखिए तो मातृ देवी और दाएं तरफ देखेंगे तो पशुओं के जो देवता थे। तो आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ यहाँ पर देखिए पशुओं के देवता के तो कुछ जानवर आपको दिख रहे हैं। ओके। इसके अलावा कुछ मोहरों पर पीपल की पत्तियाँ और सांप की आकृतियाँ जैसी भी बनी मिली हैं। शायद वे इन सभी की पूजा करते थे। यानी सिंधुवासी पशुओं की पूजा करते थे पशु देवता की पूजा करते थे सांप की पूजा करते थे पीपल की पूजा करते थे। इन बातों को हम अंदाज़ा लगा सकते हैं पक्की तरह से तो नहीं कह सकते। अब भाई अंदाज़ा ही लगा सकते हैं कि इन सब की वो पूजा करते थे। हालांकि कुछ भी पक्का चीज़ नहीं कहा जा सकता कि हाँ ऐसा ही रहा होगा लेकिन ऐसा हो सकता है। इतिहासकारों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के धर्म की 4 मुख्य विशेषताएं थी। कौन कौन सी? मातृ शक्ति की उपासना यानी कि माता की पूजा की जाती थी। जैसे मैंने बताया मातृ देवी की पूजा तो वही मातृ शक्ति की उपासना शिव की पूजा वृक्ष पूजा और पशु पूजा। ऊपर बताई गई किन किन चीज़ को आज भी लोग मानते हैं। इन चीज़ों को मानने के पीछे क्या कारण है क्या कारण हो सकता है सोचिए और बताइए। काम धंधे। अब कुछ भाई काम धंधे व्यापार वगैरह करते थे। सोचिए पत्थर का भाला उन्होंने कैसे बनाया होगा। ये देखिए पत्थर का भाला भी दिखा रहा है यहाँ पर। जब लोग पत्थर के औजार व हथियार बना लेते थे तो उन्होंने धातु की चीज़ें बनाना क्यों शुरू किया होगा। ये सब सोचने की बात है। खुदाई में तांबे और कांसे की बनी हुई कुल्हाड़ी दर्पण मतलब शीशा ओके जिसको हम आजकल आईना बोलते हैं। आरी कंघिया उस्तरा भी प्राप्त हुआ। ये सारी चीज़ें प्राप्त हुई है। उस्तरा देखिए यानी कि उसमें लोग दाढ़ी बाल भी बनाते थे। ओके। आरी कंघी यानी बाल वगैरह भी सब लोग कंघी करते थे उसको झाड़ते थे। इसका मतलब यह हुआ कि सिंधु घाटी के लोग जमीन में से धातु निकालने और उसे साफ करने तथा गला कर चीज़ें बनाने के तरीके से परिचित थे। यानी कि धातु वगैरह से वो चीज़ें भी बना लेते थे गला करके। कांसा तांबा और टिन को मिलाकर बनाई गई धातु है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कांसा में कौन कौन से 2 मुख्य तत्व होते हैं घटक होते हैं। यानी कांसा कैसे बनाया जाता है किन 2 तत्वों से मिलकर बना है। तो तांबा और टिन इन 2 तत्वों से मिलकर कांसा बनता है। ओके। यहाँ पे एक लड़िया भी देख सकते हैं खिलौना। आश्चर्य की बात तो यह है कि धातु की चीज़ें बनाने के साथ साथ लोग पत्थर के औजार भी बनाया करते थे। इसका कारण शायद यह था कि तांबा व कांसा जैसी धातुएं पत्थर की तुलना में बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं थी। ये धातुएं हर जगह आसानी से मिल भी नहीं पाती थी। इसलिए लोग कई औजार पहले की तरह पत्थर से ही बनाते थे। यानी पत्थर के भी औजार बनते थे और तांबा कांसा और जो धातुएं थी इनसे भी औजार बनाने लगे थे। इस बैलगाड़ी में 2 खोज छिपी है। एक है पहिया दूसरा है बैलगाड़ी। तो पहिया का मैंने आपको बताया था अगर आपने पिछला वीडियो देखा होगा तो पहिए की खोज मैंने आपको बताई थी नवपाषाण काल में हुई थी। तो वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं।
सोच कर बताइए कि हड़प्पा सभ्यता में बैलगाड़ी एक ज़रूरी चीज़ क्यों रही होगी। तो ये सब सोचिए भाई कि उसमें व्यापार होता था, इधर से उधर लेन देन होता था और लोग आने जाने के लिए भी बैलगाड़ी का यूज़ करते होंगे। यही सब सारी चीज़ें हैं और क्या। आप अपने आसपास किस किस काम में पहिया चक्के का प्रयोग देखते हैं, लिखिए। तो ये थोड़ा सोचिए समझिए कि भाई पहिए का उपयोग हम लोग पहली बात तो साधन बनाने के लिए करते हैं, यातायात के साधन, यानी कि गाड़ी बनाने के लिए, बैलगाड़ी बनाने के पहिए का प्रयोग करते हैं। और पहिए से एक काम और होता है भाई, चाक बनाते हैं जिससे मिट्टी के बर्तन बनाए जाते हैं, उसमें भी पहिया लगा होता है एक प्रकार का। ओके, तो ये सारी चीज़ें सोचने की बात है। उस समय चक्के का इस्तेमाल मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए भी होने लगा था। मिट्टी अभी मैंने बताया, इसलिए पहले की तुलना में बहुत अच्छे किस्म के बर्तन बनाए जाने लगे थे। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की बनी नर्तकी की मूर्ति। तो ये देखिए, सेलखड़ी से बनी मूर्ति और दो मूर्ति प्राप्त हुई। एक तो नर्तकी की मूर्ति है जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। इन चित्रों में दिख रही चीज़ों से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हड़प्पा के नगरों में बहुत से कारीगर रहते थे। नगर के लोग अपनी ज़रूरत की सब चीज़ों पर अपनी सब चीज़ें घर पर नहीं बनाते थे। अलग अलग चीज़ों को बनाने वाले अलग अलग कारीगर थे जो अपनी चीज़ें बनाकर दूसरों को बेचते थे। वस्तु विनिमय। हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को ले देकर व्यापार करते थे। अब उस समय तो सिक्के चलते नहीं थे, रुपए पैसे। तो क्या होता था कि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ये व्यापार करते थे, लेकिन एक वस्तु से दूसरी वस्तु ले दे करके, मतलब अपनी वस्तु कोई दे देते थे जो अपने पास अधिक है, और दूसरे के पास जो चीज़ जिसको ज़रूरत है उससे वो वस्तु ले लेते थे, अपनी दे देते थे। ऐसे सब करते थे व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता के लोग एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तुओं को ले देकर व्यापार करते थे। इसके लिए वे रुपये या सिक्कों का प्रयोग नहीं करते थे। उस समय रुपये पैसों का प्रचलन था ही नहीं। ओके, ये देखिए कुछ मोहरे हैं। वस्तु विनिमय क्या है, ऐसा पूछ सकता है आपसे भाई, विनिमय क्या होता है। ओके, तो वस्तु के बदले दूसरे की वस्तु लेना और देना, यही वस्तु विनिमय है। व्यापार। हड़प्पा के नगरों से पत्थर, हाथी दांत, धातु व मिट्टी की बनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं। कुछ विद्वान सोचते हैं कि वास्तव में व्यापारियों की मोहरें थी। ये देखिए दो मोहर यहाँ पर दिखाई गई है, बैल बना हुआ है, ओके, और सांड बना हुआ ऐसा कुछ है। तो ये विभिन्न आकार की होती थी। इन मोहरों पर आदमी की आकृतियाँ, कुछ पर जानवरों की, पौधों की, फूल पत्तियों की, कुछ पर बर्तनों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। व्यापारी जब एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजते थे तो सामान बांधकर उस पर गीली मिट्टी छापते होंगे और गीली मिट्टी पर अपनी मोहर से छाप देते रहे होंगे ताकि उनके सामान की पहचान बनी रह सके और सही स्थान पर पहुंच जाए। तो इसीलिए करते रहे होंगे, अपनी मोहर लगा देते होंगे ताकि जहां सामान जाना है वहां सही सलामत पहुंच जाए। तौल और नाप के लिए बटखरे और पैमाने का प्रयोग करते थे। ऐसी मोहरें दूसरे देशों में पाई गई है, खासकर मेसोपोटामिया इराक में है, और लगता है कि उन दिनों इराक और हड़प्पा के नगरों के बीच व्यापार होता था। तो जो हड़प्पा सभ्यता की मोहरें हैं ये मेसोपोटामिया सभ्यता में पाई गई हैं, यानी इस समय इराक में जो है मेसोपोटामिया, वहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित मोहरें पाई गई हैं। इसका सीधा सीधा मतलब है कि इन दोनों के मध्य व्यापार होता था। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है, आइए जाने व्यापार से होने वाले लाभ। तो व्यापार से होने वाले लाभ क्या क्या थे इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। आवश्यकता अनुसार सुंदर और नई चीज़ें आसानी से मिल जाती थी, यानी कि जो चीज़ें आवश्यक होती हैं वो मिल जाती थी आपको। मान लीजिए आप नहीं बनाते हैं, आपके घर गांव नगर में नहीं बनता लेकिन उसकी ज़रूरत है तो मिल जाती थी व्यापार करने से। विचारों का आदान प्रदान होता था, यानी कि एक दूसरे की भाषा को समझने, एक दूसरे के विचार को समझने का मौका मिल जाता था। दूसरे देशों के विषय में जानकारी मिलती थी। अतिरिक्त उत्पादन से ही व्यापार संभव है। क्योंकि लिखावट। हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर संकेत के रूप में लेख लिखे जाते हैं या लिखे गए हैं, जिससे उनके अक्षर चित्रों जैसे लगते थे। यानी कि जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी वो कैसी लिपि थी, चित्रात्मक,
यानी कि वहाँ जो भी लिखे जाते थे वो चित्र के माध्यम से लिखे जाते थे, कुछ चित्र जैसे आपको अच्छा लगेंगे। विद्वान आज भी इस लिखावट को पढ़ नहीं सके हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक युग के अंतर्गत रखा जाता है। मैंने आपको पढ़ाया था प्राग ऐतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि आद्य ऐतिहासिक काल उसको कहते हैं जिसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो हड़प्पा सभ्यता से जो चीज़ें मिली हैं उनको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, इसलिए हड़प्पा सभ्यता की लिपि को चित्रात्मक लिपि कहते हैं और इसको आद्य ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। ओके, क्योंकि यहाँ की जो लिपि है, जो भाषा, उसको अभी विद्वान या जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं वो पढ़ ही नहीं पाए कि ये क्या लिखा है। खुदाई से मिले अवशेषों के आधार पर ही हम इस सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। हड़प्पा संस्कृति के लोथल क्षेत्र में मिले बंदरगाह के अवशेषों से पता चलता है कि ये लोग नदी या समुद्र से व्यापार करते थे। लोथल मुख्यतः व्यापारिक नगर रहा होगा, क्योंकि यहाँ से बंदरगाह गोदी, गोदी मतलब बंदरगाह होता है। ओके, मोहरे तथा गोदाम के अवशेष मिले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 4 नगरों के नाम दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन सा एक बंदरगाह था। तो लोथल, ओके, लोथल एक बंदरगाह था। यहाँ पर मोहरे मिले हैं, व्यापार से संबंधित वस्तुएं मिली हैं, बंदरगाह मिला है, गोदाम मिला है। तो इसलिए माना जाता है, अंदाजा लगाया जाता है कि लोथल एक बंदरगाह था, यहाँ से व्यापार होता था। बीच में कॉल आ गया था, आप लोग देख लिए होंगे। तो लोथल क्या था, एक बंदरगाह था। यहाँ से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं व्यापार से संबंधित, जैसे मोहरे मिले हैं और गोदाम मिले हैं। नगर निर्माण योजना के साथ साथ अन्य विशेषज्ञों के आधार पर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि इनकी शासन व्यवस्था काफ़ी सुदृढ़ रही होगी। युद्ध संबंधी अस्त्र शस्त्र न मिलने के कारण कहा जा सकता है कि राज्य में शांति व सुव्यवस्था थी। तो अब इस स्थान पर अस्त्र शस्त्र बहुत कम मिले हैं, इससे यही अनुमान लगाया जा सकता है कि ये लोग युद्ध वगैरह नहीं करते थे, बहुत शांति प्रिय लोग थे। ओके, शांति को पसंद करते थे। नगरों का खत्म होना। आज से 4-5 हज़ार साल पहले हड़प्पा में नगर बने हुए थे। ये नगर लगभग 1000 साल तक बने रहे, फिर किसी न किसी कारण से नष्ट होते चले गए और मिट्टी में दब गए। क्या कारण हो सकते हैं? बाढ़, भूकंप, महामारी, आक्रमण, आग या फिर आर्यों का आगमन। तो ये सारे कारण बताए गए हैं। अब विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत दिए हैं। कोई विद्वान कह रहा है कि आग से पूरी की पूरी सभ्यता जल गई, कोई कह रहा है बाढ़ आने से, कोई कह रहा है भूकंप आने से, कोई कह रहा है कि आर्यों के आगमन से, कोई कह रहा है कि बाहरी आक्रमण हुआ उससे सभ्यता नष्ट हुई। तो ये विभिन्न विद्वानों के मत हैं। आगे आप जब बड़ी क्लास में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे वहाँ पर, ओके, कि कैसे ये लोग, इनका पतन कैसे हुआ। ओके, तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, और भी जानिए। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासी बहुत शांति प्रिय थे। मैंने बताया क्योंकि यहाँ से लड़ाई के अस्त्र शस्त्र नहीं मिले हैं। यह सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी, क्योंकि यहाँ पर कांस्य से ज़्यादा चीज़ें बनाई जाती थी। ओके, कांस्य का सर्वप्रथम प्रयोग हड़प्पा वासियों ने ही किया था। हड़प्पा सभ्यता भारत की पहली नगरीय सभ्यता थी। सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय हड़प्पा के लोगों को जाता है। ओके, तो बहुत बड़ी बात है कि भाई कपास का उत्पादन सबसे पहले हड़प्पा वासियों ने ही किया था। हड़प्पा सभ्यता के लोग सूती कपड़ों का प्रयोग करते थे, जो कि कपास से बनता था। सभी भारतीय लिपियां बाएं से दाएं लिखी जाती हैं, लेकिन हड़प्पा की लिपि जो थी ये दाएं से बाएं लिखी जाती है। ओके, मैंने बताया कि हड़प्पा वासियों की जो लिपि थी वो चित्रात्मक थी और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी, जैसे कि फारसी वगैरह लिखी जाती है ऐसे। यहाँ कुछ शब्दावलियाँ दी हुई है। सभ्यता किसे कहते हैं, योजना क्या है, व्यापार क्या है, शताब्दी क्या है। तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। मानव सभ्य तब कहा जाता है जब वह अपने जीवन के तरीकों को बदल देता है और पुराने रीति रिवाजों से आधुनिक रीति रिवाजों को अपनाकर नई स्थिति में पदार्पण करता है। ओके, सभ्यता मतलब क्या? सभ्य हो जाना, पुरानी रीति रिवाजों, परंपराओं, जो गलत परंपराएं हैं उनको छोड़कर आगे बढ़ना, अपने जीवन में आधुनिकता लाना। ओके, फिर योजना क्या है? किसी कार्यक्रम को संपन्न करने से पूर्व उसकी रूपरेखा तैयार करना योजना कहलाता है। भाई कोई काम करना है तो सबसे पहले आप विचार करते हैं कि इसको कैसे पूरा किया जाए, कैसे शुरुआत की जाए, तो एक रूपरेखा तैयार करते हैं, उसे ही योजना कहा जाता है। व्यापार, उत्पादित वस्तुओं को
एक जगह से दूसरी जगह भेजकर अतिरिक्त लाभ कमाना, जिससे उत्पादन में और अधिक वृद्धि हो सके, तो इसको व्यापार कहते हैं। शताब्दी, 100 वर्ष का समय, जैसे सन 2002 ईस्वी को 21वीं शताब्दी कहेंगे। ओके, शताब्दी मतलब होता है 100 वर्ष का समय, जैसे 2101 से लेकर के 2200 तक ये जो है इसको हम शताब्दी कहेंगे, यानी 100 वर्षों का समय हो जाता है तो उसको शताब्दी बोलते हैं। तो अभी देखिए हमने सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ा, और विश्व की कुछ सभ्यताएं हैं, छोटी छोटी सभ्यताएं, जो सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन सभ्यताएं हैं। ओके, इन्हीं के साथ साथ विश्व में भी कई सभ्यताएं थी, तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे एक दूसरे वीडियो में। ओके, उसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपको विश्व की जितनी भी सभ्यताएं उनके बारे में बता दूंगा। फिलहाल ये वीडियो यहीं पर स्टॉप करते हैं, समाप्त करते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही तो ज़रूर इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।